मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो ऐसे फैमिली की है जिन्हें भूत प्रेत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कहानी रोहित की है और रोहित की फैमिली काफ़ी गरीब थी। बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम का खाना घर पर मिलता था और उसी में अपने वो इकलौते बेटे को पढ़ाते भी थे, क्योंकि काफ़ी भगवान से प्रेयर करने के बाद रोहित का जन्म हुआ था। एक बार क्या हुआ कि रोहित के पापा काम पर गए हुए थे, लेकिन जहाँ काम कर रहे थे वहाँ के एक मजदूर से उनका झगड़ा हो गया। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और उस मजदूर ने रोहित के पापा को मारने की धमकी भी दे दी थी। और इस चीज़ से रोहित की फैमिली काफ़ी डरती थी। ना तो वहाँ रोहित के कोई रिश्तेदार रहते थे और ना ही कोई वहाँ पर अपना था। और इसी कारण के चलते रोहित और रोहित की फैमिली ने सिवान गांव को छोड़ने का डिसीजन लिया। वहाँ की ज़मीन और घर को बेचकर और उस गांव को छोड़कर सिवान के पास वाले गांव में रहने के लिए चले गए। हालांकि बीच गांव में उन्हें रहने के लिए ज़मीन तो नहीं मिली, लेकिन गांव के लास्ट छोर पर उन्हें ज़मीन मिली, जहां पर उन्होंने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक रोहित के लिए और एक खुद के लिए, क्योंकि काफ़ी रात तक रोहित पढ़ाई करता था और जिससे रोहित को डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन जहाँ पर इन्होंने झोपड़ी बनाई थी वहाँ पर सामने एक बगीचा था और चारों तरफ काफ़ी खेत थे। बगीचे की तरफ रात में देखने पर काफ़ी डर लगता था, इसलिए रोहित और रोहित की फैमिली जल्दी से खाना बनाकर सो जाते थे। रोहित रात के तकरीबन 1 बजे तक पढ़ाई किया करता था और उसके बाद ही सोता था, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की चिंता थी और वो समझता था कि अगर मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की तो मेरी फैमिली, मेरे माता पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। और रोहित भी चाहता था कि पढ़ लिख कर मुझे अच्छी नौकरी मिले और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। एक रात क्या हुआ, रोहित पढ़ाई करने के बाद बाथरूम करने के लिए अपने घर से निकला। हालांकि उसे भी वहां रहने पर डर लगता था, लेकिन क्या करे, मजबूरी। और बगीचे की तरफ मुंह करके बाथरूम कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। वो देखता है कि एक काली परछाई पेड़ के पास खड़ी है और रोहित को घूर रही थी। रोहित ने जल्दी से बाथरूम किया और फटाक से घर में जाकर वो सो गया। लिहाजा ये पहली बार था कि उसे बगीचे में कोई दिखाई दिया था। रोहित ने सुबह उठकर इस बात को अपनी मम्मी पापा से कहा कि ऐसे ऐसे बात हैं। उन्होंने कहा कि चांदनी रात थी, शायद तुमने पेड़ की परछाई देख ली होगी। रोहित ने काफ़ी अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रोहित की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो शुरू से ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। अब रोहित समझ चुका था कि रात में कभी भी बाहर निकलना समझिए जान का सौदा करने के बराबर है। और आज पहले ही मम्मी से खाना बनवा कर वो खाना खाकर जाकर बिस्तर पर सो गया और वो बार बार करवटें इधर से उधर फेर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका रूटीन बन चुका था 1 बजे 2 बजे सोने का। और वो अचानक से अपने बिस्तर से उठा और उसने उठते के साथ ढीपरी जलाई और पढ़ाई करने लगा। और रोहित को इस बात का भी टेंशन था कि आखिर वो परछाई किसकी थी। रोहित ने बाहर ना निकलकर झोपड़ी से बगीचे की तरफ झांकने की कोशिश की। उसने टाट में छोटा सा होल बनाया और उस होल के माध्यम से बगीचे की तरफ झांकने लगा, तो वो देखता है कि वो परछाई वहीं खड़ी थी जहां रोहित को कल दिखाई दी थी। और अब की बार उसकी आंखें भी चमक रही थी। रोहित काफ़ी डर गया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और पढ़ाई करने लगा। तभी देखता है कि उसके झोपड़ी के अंदर वो परछाई आ चुकी थी और वो परछाई जैसी दिखने वाली आत्मा एक औरत की थी, जिसका हुलिया बिल्कुल काले रंग का था
और उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थी। रोहित देखता है कि वो काफी परेशान दिखाई दे रही है और वो रोहित के झोपड़ी के चारों तरफ बस घूमे जा रही थी, जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो। रोहित जहाँ बैठा था वो चुपचाप होकर इस आत्मा को देख रहा था कि ये क्या कर रही है। रोहित समझ चुका था कि मैंने इसके सामने थोड़ी सी भी एक्टिविटी की तो हो सकता है कि ये मेरी जान ले सकती है, और चुपचाप उस काली परछाई को देख रहा था। तभी वो परछाई रोहित के टाट को भेद कर खेतों की तरफ चली गई, और ये सब देखने के बाद रोहित काफी हक्का बक्का हो गया और साथ ही उसे डर लग रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद वो लड़की की आत्मा फिर आके रोहित के झोपड़ी में घूमने लगी, और थोड़ी देर घूमने के बाद सीधा बगीचे में चली गई। और रोहित चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि फिर से उस लड़की की आत्मा मेरे झोपड़ी में मत आ जाए। कुछ समय बीतने के बाद रोहित अपने बिस्तर से उठा और टाट से उसी छेद के माध्यम से बगीचे की तरफ देखने लगा जहां पर उस लड़की की आत्मा खड़ी थी। रोहित देखता है कि फिर से उस लड़की की आत्मा उसी पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई है, और जो सिर्फ रोहित के झोपड़ी की तरफ देखे जा रही थी। और सुबह होने के बाद रोहित ने इस बात को अपने मम्मी पापा से नहीं कहा। रोहित बेशक डरा हुआ था, लेकिन रोहित को पता चल चुका था कि इस आत्मा का मोटिव कुछ अलग ही है। अगर ये चाहती तो मेरे शरीर को मुझे कल ही चोट पहुंचा सकती थी। रोहित चुपचाप रहा। रोहित को इंतजार था बस रात होने का। काम पर से आने के बाद उसने अपनी मम्मी को जल्दी खाना बनाने के लिए कहा। उसने अपनी मम्मी से कहा कि जल्दी खाना बना दो, हमें रात में जल्दी सोना भी है। रोहित की माँ ने खाना बनाया और खाना खाने के बाद सभी लोग जाकर सो गए, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही थी और ना ही रोहित पढ़ रहा था। रोहित ने रात में फिर अपने टाट के छेद से उस बगीचे की ओर देखा तो वो लड़की की आत्मा वहां नहीं थी। वो सोचने लगा कि उस लड़की की आत्मा आखिर जा कहाँ सकती है। 2 दिन से तो मैं डेली यहीं देखता हूँ उसे। और इतना सोचकर वो अपने झोपड़ी से बाहर निकल गया। झोपड़ी के पास खड़ा होकर बगीचे की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां भी वो लड़की की परछाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित सोचने लगा हो सकता है कि ये दूसरी जगह चली गई हो, क्योंकि आत्मा एक जगह पर कभी स्थित नहीं रहती। और रोहित इतना सोचकर अपने झोपड़ी में जाने लगा। और जैसे ही रोहित अपने झोपड़ी के अंदर घुसा, वो देखता है कि उसके बिस्तर के पास उस लड़की की आत्मा वो काली परछाई बैठी हुई थी, जो सिर्फ रोहित को घूरे जा रही थी। रोहित इतने पास उस लड़की की परछाई देखकर काफी डर गया और थर थर कांपने लगा। और अगले पल जैसे ही रोहित ने अपनी पलकें झपकाई, वो लड़की की आत्मा उसके बिस्तर के पास से गायब हो गई। और ये सब देखने के बाद रोहित रात भर सोया नहीं, और सुबह होने के साथ वो सीधा गांव में गया और गांव में उस लड़की के बारे में पूछने लगा। वो गांव के लोगों से कहने लगा कि आप लोगों ने कभी बगीचे में किसी लड़की की परछाई देखी है। गांव वाले समझ चुके थे कि रोहित किस लड़की की बात कर रहा है, लेकिन रोहित को उस लड़की के बारे में किसी ने भी नहीं बताया कि आखिर वो लड़की है कौन और उस बगीचे में क्यों घूमती रहती है। और गांव वालों के मना करने के बाद हताश निराश होकर रोहित उस गांव से अपने झोपड़ी की ओर जाने लगता है। रोहित अपने झोपड़ी की ओर जा रहा था, तभी अचानक से धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई, और देखते देखते ये बारिश काफी तेज होने लगी। पास में एक कुटिया बनी थी। रोहित चुपचाप जाकर उस कुटिया में खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कब बारिश छूटे, मैं अपने घर जाऊं। तभी उसे पुल पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा हुआ नजर आता है। रोहित उस बूढ़े आदमी को देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि अगर बूढ़े को जाड़ा लग गया तो बूढ़े की तबीयत खराब हो जाएगी और इस कारण से वो मर भी सकता है। रोहित ने उस कुटिया को छोड़ा और सीधा उस पुल के पास पहुंचा जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रोहित ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि बाबा, इतनी बारिश में आपका बैठना ठीक नहीं, हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है,
आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं आपको उस कुटिया में छोड़ देता हूँ। और इतना कहने के बाद रोहित ने उस बूढ़े आदमी को अपने कंधे के ऊपर रखा और सीधा इस कुटिया में लेकर आ गया। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आजकल भलाई का जमाना नहीं। और रोहित और वो बूढ़ा आदमी दोनों बात करने लगे। बातों बातों में ही रोहित ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा, यहाँ पर बगीचे में मुझे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है जो काफ़ी परेशान है। लगता है कि उसकी कोई चीज़ खो गई है जिसे वो बार बार ढूंढने की कोशिश करती है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति देखते ही देखते रोने लगा और कहने लगा कि वो मेरी बेटी है। थोड़ी देर के लिए रोहित हक्का बक्का हो गया और कुछ देर के बाद उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या था। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में की थी, लेकिन उसका पति बहुत ही हरामी था। रोज मेरी बेटी को मारता था और बुरा बर्ताव करता था, जिस कारण मेरी बेटी मेरे पास रहने आ गई। और मेरी बेटी के साथ उसके गोद में एक बच्चा भी था। एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी के बच्चे के पास 2-4 बच्चे खेल रहे थे और अचानक से वहां पर मौजूद छेद से एक सांप निकल आया, जिसने निकलने के बाद वहां पर सारे बच्चों को काट लिया, केवल इसके लड़के को छोड़कर। जिसके बाद गांव में काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी शोर शराबा हुआ और कहने लगे कि मेरी बेटी को कि वो एक डायन है। लेकिन किसी तरह भी ये मामला शांत हो चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, गांव के एक आदमी ने हमें कटोरे में कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर जहर मिला हुआ है। और उस खाने वाले कटोरे को मैंने अपनी बेटी को सौंप दिया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरे लिए बचा कर रख देना, मैं थोड़ी देर के बाद अभी आता हूँ। और मैं उतना कहकर खेतों की तरफ चला गया और आकर घर पर देखता हूँ कि मेरे नाती और मेरी बेटी मरी पड़ी हैं। और ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लकवा मार गया है। और गांव के आसपास के गांव में इस बात का हल्ला हो चुका था कि मेरी बेटी एक डायन है। जिसके बाद गांव के लोगों ने मेरी बेटी का दाह संस्कार भी करने नहीं दिया और मैंने थक हार कर अपनी बेटी की लाश को उस बगीचे में गाड़ दिया और उसके बेटे के लाश को पास के खेतों में। और मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी की आत्मा भटकती है और वो अपने बच्चे को ढूंढती है। इस बात को सुनने के बाद रोहित ने उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए और बूढ़े आदमी के साथ वहां गया जहां पर उसकी बेटी दफनाई गई थी। और रोहित ने जाकर उसकी बेटी की लाश को वहां से निकाला, जो काफ़ी सड़ चुकी थी, और उसके नाती के लाश को भी निकाला। जिसके बाद रोहित ने और उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का दाह संस्कार किया। और ये सब करने के बाद रोहित अपने घर चला गया। लेकिन रोहित को अभी भी इस बात का डर था कि उसकी आत्मा को शांति मिली या नहीं। रोहित रात होने का इंतजार करता है और फिर अपने घर से उस बगीचे की ओर देखता है, तो वहाँ देखता है कि वो लड़की अपने बच्चे को गोदी में खिला रही थी। जिसके बाद उस लड़की ने रोहित की ओर देखा और हंसने लगी और पलक झपकते ही वो लड़की उस बगीचे से गायब हो गई। और ये सब देखकर रोहित काफ़ी खुश हुआ। वो समझ चुका था कि इस लड़की की आत्मा को अब शांति मिल गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।